नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंदमय तरीके से जी रहे होंगे, बढ़िया तरीके से लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हम जिस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे वो एक ऐसा शासक जिसने मुगलों को 15 साल के लिए अस्त कर दिया था, जिसने मुगलों का साम्राज्य 15 साल के लिए पतन कर दिया था। और उस पतन के बाद मुगल दोबारा उभरे थे, लेकिन जब तक वो शासक रहा, उसका वंश रहा, जब तक मुगल दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए थे। मेरे प्यारे मित्रगणों, उस शासक की कहानी जानने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप तक जब वीडियो पहुंचती है तो आप उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि ये वीडियो आप शेयर करो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो तैयारी करना चाहता है, और हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो हमारे देश का इतिहास जानना चाहता है। मैं इस वीडियो, इस क्लास को इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता हूं कि मैं सिर्फ तैयारी वाले बच्चों को टारगेट करके चलता हूं। मैं इसलिए तैयार कर रहा हूं इस चीज को ताकि हमारे देश का हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो या तैयारी करने वाला बच्चा हो, जो इस चीज को सीख सके, उसे पता हो कि हमारे देश का इतिहास क्या है। और तैयारी करने वाले बच्चे के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं, तो आप सभी इनको ना शेयर कर दीजिए और अच्छे से शेयर किया करें ताकि हर व्यक्ति के पास ये चीज पहुंचे। दूसरा, मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लासेस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने लाता हूं, विदाउट किसी पैसे के। अब ये सोच रहे होगे कि जब तक चैनल ग्रो नहीं किया है या बड़ा चैनल नहीं बना है तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद बिजनेस हो जाएगा। तो भैया नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा ही इन चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा। मैं सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं लेके आऊंगा इस चैनल पे, मैं जियोग्राफी और पॉलिटी भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि हर देश के व्यक्ति को हमारा भूगोल पता होना चाहिए और अपना कानून पता होना चाहिए। हर चीज मैं वो पढ़ाऊंगा जो आज से रिलेटेड होगी, जो हमारे इतिहास से रिलेटेड होगी, हर वो चीज आपको जाननी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस शासक की जो हुमायूं को धूल चटा करके अपने शासन की नींव रखता है। कौन था हुमायूं को धूल चटाने वाला शासक? किसने हुमायूं का पतन कर दिया था, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, हम अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत आज उस शासक की बात करें तो वो शासक कोई और नहीं, वो शासक था शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। उस शेर शाह सूरी की मैं बात करता हूं तो शेर शाह सूरी सूरवंश का एक शासक, जिसका जन्म और मृत्यु सारी चीजें हम देखेंगे, कहां और कैसे हुआ, वो सारी डिटेल हम करेंगे। वो शेरशाह सूरी जिसने बहुत सारे काम करवाए, वो शेरशाह सूरी जो कम समय तक रहा लेकिन अपना नाम एक लंबे समय तक कर गया। वो कहते हैं ना कि जिंदगी छोटी होनी चाहिए पर बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जीवन अल्पकाल का हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस अल्पकाल में अगर हमने कोई महान काम कर लिया तो फिर सदा के लिए हमारा नाम अमर हो जाएगा। कुछ ऐसा ही काम किया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी बिहार के एक जमींदार का बेटा और उस जागीरदार की जागीर का वारिस बना, लेकिन माता के अत्याचार से, अब माता कैसे अत्याचार कर सकती, तो इसकी सौतेली माता थी, उसके अत्याचार से प्रताड़ित होकर कम उम्र में ही घर छोड़ देता है। और घर छोड़ने के बाद मगध की साइड दक्षिण बिहार में राज कर रहे बहार खान लोहानी के पास चला जाता है। अब बहार खान लोहानी इसको अपना सैनिक बना लेता है, ये मैं कह सकता हूं एक प्रकार से। जब अपना सैनिक बना लेगा तो अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक घोषित कर देगा, इसे रिजेंट रख लेगा। फिर इसके बाद ये
एक बार जा रहा होता तो रास्ते में एक शेर मार देता है तो इसको शेर खां की उपाधि से नवाज देता है। दूसरा, इसके बचपन का नाम फरीद होता था। फिर उसके बाद वहां सरदारों से प्रताड़ित हुआ, वहां से भाग करके बाबर की सेना में भर्ती हुआ। फिर बाबर की सेना में भर्ती हुआ तो चंदेरी के युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा कि इस पे ध्यान रखना, इसके मस्तक पे राजतव के गुण दिखाई देते हैं, ये विद्रोह करेगा। इसने बाबर के पूरे तोफखाने और सेना का जायजा ले लिया था। इसने देख लिया था कि बाबर की सेना को हराना मुश्किल नहीं है अगर कोशिश की जाए तो। इसने बाबर की सेना को भी हराने के लिए पूरे पैतरे अपनाए और अंत में हुमायूं को हराने में कामयाब भी होगा ये बंदा। ठीक, फिर उसके बाद इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी शुरू किया। ये वही शासक है जो अपने वंश को स्थापित करने के लिए मुगलों का पतन कर देगा पूरे 15 साल के लिए। वो तो अकबर उनको अस्तित्व में लेके आएगा, अदरवाइज मुगल कभी अस्तित्व में नहीं आते अगर अकबर की कहानी नहीं आती तो सोचिए ये बंदा मुगलों का पतन करेगा। अब आप सोच रहे हो सर मुगलों के बीच में इनको क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाई ये मुगलों के बीच में ही तो आया था, तभी तो बीच में पढ़ाना पड़ रहा है। और बहुत इंटरेस्टेड कैरेक्टर है शेरशाह सूरी, और इस इंटरेस्टेड कैरेक्टर को ही हमें जानना है। चलिए शेरशाह सूरी या सूरवंश की कहानी को हम पढ़े तो सूरवंश जो है वो 1540 से 55 तक रहा। 1540 से 55 तक रहा सूरवंश। ठीक, अब देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये सूरवंश की है। किसकी है? सूरवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। ये था वो बंदा। जन्म 1486, हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसका जन्म हुआ था। भैया हरियाणा राज्य का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा राज्य के अंदर, दक्षिण हरियाणा में पड़ता है। उसके महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, हरियाणा के दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का, आर के कानूनगो के अनुसार। ठीक है, और एक जन्म इसका 1472 भी बताया गया है, बट 1486 इसका एक्चुअल जन्म माना गया है। इसका बचपन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बीता था। ठीक, और भारत का इजराइल कहा जाता है इस डिस्ट्रिक्ट को। मैं बता देता हूं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को भारत का इजराइल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार इजराइल चारों ओर आतंकवाद से घिरे होने के कारण फिर भी अपना प्रभुत्व जिंदा रखता ना, तो वैसे ही इस डिस्ट्रिक्ट ने भी पूरे अंग्रेजी शासन के दौरान कभी अंग्रेजों को अपनी ओर घुसने नहीं दिया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। ठीक, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में कालिंजर। कालिंजर मध्य प्रदेश की ओर पड़ता है, रीवा के पास एक जगह है कालिंजर, वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि कालिंजर के किले को जब ये जीतने जाता है तो बारूद का गोला इसके पास आकर के गिर जाता है और फट जाता है, उससे इसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद जो शेरशाह सूरी है उसके कुछ कहानी आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो शेरशाह सूरी के बचपन से, जीवन से शुरू हम करेंगे कि शेरशाह का जीवन कैसे और किस प्रकार से रहा, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो शेरशाह सूरी जो है उसके बचपन का नाम फरीद खां होता था। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। तथा इनके पिता का नाम हसन खां था, हसन खां का बेटा था। ठीक, फिर उसके बाद इनके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे, सासाराम का जमींदार इसका पिता था। 1494 में पिता से नाराज होकर जौनपुर आया। पिता से नाराज इसलिए हुआ क्योंकि इसकी जो माता थी वो प्रताड़ित करती थी, इसका पिता इसका साथ नहीं दे रहा था, तो इसने पिता से नाराजगी जताई और छोड़ करके जौनपुर आ गया। जब जौनपुर आया तो यहाँ उसने शिक्षा प्राप्त की, स्कूल गया, पढ़ाई लिखाई की। स्कूल जाने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये बंदा आगे जब जाता है तो अपने कर्मों के हिसाब से बहुत लंबा खेलता है। ठीक, अब ये बंदा 1520 में इसके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो गद्दी हासिल कर लेता है, यानी कि ये जमींदार का बेटा, जमींदार का उत्तराधिकारी बन जाता है। और उत्तराधिकारी बनने के बाद, कब बना उत्तराधिकारी? 1520 में, ये बात याद रखना। उसके बाद पारिवारिक विवाद हो जाता है, इसके घर परिवार वाले जो थे इसकी इस उत्तराधिकारी की गद्दी से संतुष्ट नहीं थे और ये चले गए। गद्दी यानी कि भाई मिर्जापुर की तो थी नहीं, बट मिर्जापुर से कम भी नहीं थी इसकी गद्दी, ये बहुत बड़ी गद्दी थी इसकी।
ठीक, यह बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करने के लिए जाता है। मैंने बताया था ये बहार खान लोहानी के पास जॉब करने के लिए जाता है, इसकी नौकरी लग जाती है, यानी कि अब ये सरकारी नौकर बन गया था। अभी तो ये जिड्डी में भर्ती हुआ था, जिड्डी की नौकरी कर रहा था, जिड्डी में भर्ती हुआ था। अब जिड्डी के बाद ये और भी जगह नौकरी करेगा। बहार खान लोहानी ने शेर खां को अपने बेटे जलाल का संरक्षक नियुक्त किया, यानी कि बहार खान लोहानी ने इसको अपने बेटे का रीजेंट बनाया। रीजेंट यानी कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूं संरक्षक, कि भाई उसके साथ चले और उसके साथ हर चीज में भागीदारी बनाए। ठीक, इसका प्रमोशन हो गया था, सिपाही से ये नायक बन गया था। ठीक, फिर नायक से नायक हवलदार भी बनेगा। ठीक, बहार खान के साथ एक शिकार यात्रा में उसने एक शेर का वध कर दिया, उसका नाम फरीद खां से शेर खां पड़ गया। तो इसको शेर खां की उपाधि किसने दी? तो बहार खान लोहानी ने दी। किसने दी? बहार खान लोहानी ने। बाद में बहार खान लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। उसके बाद जो बहार खान लोहानी है वो दक्षिण बिहार का इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है, स्वतंत्र शासक बन जाता है। लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ा और यह बाबर की सेना में शामिल हो गया और चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध करता है। यानी कि अब इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था तो इसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये बाबर की सेना में भर्ती हो गया। यानी कि अब इसने एसएससी जीडी से सीजीएल क्लियर कर लिया था, यानी कि ये एसएससी सीजीएल के रैंक पे पहुंच गया था। अब सीजीएल के रैंक पे ये पहुंचा बाबर की सेना के अंदर एसआई बन के, सब इंस्पेक्टर बन के ये पहुंचा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं एक सीपीओ की रैंक होती है सब इंस्पेक्टर, वो इसने हासिल कर ली। अब बाबर की सेना में ये सब इंस्पेक्टर था। ठीक, सब इंस्पेक्टर बना तो उसके बाद ये बाबर की सेना में चंदेरी के युद्ध में अपना उच्चतम नेतृत्व करता है। उच्चतम नेतृत्व करने के बाद यही बंदा 1528 में अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह बहार खान लोहानी के पास आ गया। सुल्तान ने अपना स्वागत किया और उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब सीधी सी बात है, इसको सब इंस्पेक्टर की नौकरी पसंद नहीं थी क्योंकि इसका मकसद तो यूपीएससी था, ये यूपीएससी करना चाहता था, लेकिन इसको वो नौकरी पसंद नहीं थी। तो इसने चंदेरी के युद्ध में एक केस का नेतृत्व तो किया, एक केस तो सोल्व किया, लेकिन उसके बाद ये छोड़ देता है बाबर के यहाँ नौकरी। फिर वापस कहाँ आ जाता है भाग के? ये आ जाता है 1528 में। 1528 में ही लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी रॉय के बीच। फिर उस युद्ध को जीतने के बाद ये इस्तीफा दे देता है कि सर जी मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे काम नहीं कर सकता, मुझे तो दिल्ली पुलिस कैडर चाहिए था, लेकिन आप तो मेरे को बिहार कैडर दे रहे हो, आप मेरे को दूसरा कैडर दे रहे हो, तो मेरे को नहीं जाना वहां पे। तो फिर ये क्या करता है, वापस अपने बिहार कैडर की ओर रुख करता है और पहुंच जाता है बहार खान लोहानी के पास। अब सुल्तान बन चुका था बहार खान लोहानी। अब बहार खान लोहानी ने अपने बेटे जलाल खां का इसको निरीक्षक बनाया। अब जलाल खां का ये संरक्षक बन गया। जलाल खां का जब संरक्षक बन गया तो जलाल खां छोटी उम्र का था, वो छोटी उम्र का था, इसने फायदा उठाया। इसने फायदा कैसे उठाया? बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है। बहार खान लोहानी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। 1528 में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी जलाल खान नाबालिग था। शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दुद्दू बेगम से विधवा कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है। यानी कि इसका मोहम्मद शाह किसका नाम है? बहार खान लोहानी का। जब उसकी मृत्यु हो जाती है 1528 में तो उसका बेटा जो होता है वो नाबालिग था और उसकी पत्नी दुद्दू बेगम से ये विवाह कर लेता है। जैसे कि भाई शरद शुक्ला ने गद्दी पाने के लिए सीएम पे डोरे डाले थे ना, वो माधुरी सीएम होती है, माधुरी यादव जो सीएम होती है उस पे डोरे डालता है वो, लेकिन माधुरी भी धीरे धीरे उस प्रेम की ओर बढ़ती है। तो बाद में उसको पता चलता है कि शरद शुक्ला ही उसके पिताजी को मरवाए थे। तो शरद शुक्ला को वो मरवाने के लिए उसको पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति के पास मेरे ससुर
कालीन भैया हैं तो वो कालीन भैया से मिलती है और फिर शरद शुक्ला को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करके कालीन भैया गोली मार देते हैं। ठीक वैसे ही ये भी गद्दी प्राप्त करना चाहता था, तो नाबालिग जलाल खां को नीचे उतार देता है गद्दी से और उसकी मां से विवाह कर लेता है। खैर ये मरता तो नहीं है, इसको गोली नहीं मरवाई जाती, लेकिन उसकी मां से विवाह कर लेता है। और ये बात जलाल खां पसंद नहीं कर पाया, उसको बुरा लगा इस चीज से, और वो बिहार छोड़ करके अपने सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है। जब वो बंगाल भाग जाता है अपने सरदारों के साथ, तो ये वहां का प्रधान शासक बन जाता है और दूदू बेगम इसकी पत्नी होती है। यानी कि दूदू बेगम बहार खान लोहानी की पत्नी थी। इसने उस विधवा से विवाह कर लिया, यानी कि इसने विधवा विवाह को मंजूरी दी। पहले देते थे लोग, लेकिन बाद में ये मंजूरी बदल गई थी। ठीक है, मतलब इसके समय पे नहीं, आने वाले समय के बाद विधवा विवाह को अपशगुन माना जाने लगा था। लेकिन पुराने राज्यों में जब आप देखोगे जाकर के, पुराने राजतंत्र में मोनार्की रूल में, तो कहीं ना कहीं विधवा विवाह को मंजूरी दी जाती। कर राजा था, कुछ भी कर सकता था। उसके बाद शेर शाह ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर दिया। इसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को भी हरा दिया 1529 में। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कब हराया? तो 1529 में। हजरत ए आला की उपाधि धारण की, और फिर इसने अपने आप को क्या बुलाया? हजरत ए आला। 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी ने दी। दूसरा, बचपन का नाम फरीद खां था। तीसरा, इसने हजरत आला की उपाधि कब धारण की? तो बंगाल के शासक नुसरत शाह की हत्या करने के बाद। यानी कि अब ये यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुका था, आईपीएस बन चुका था, डीएसपी रैंक पे था। ठीक, अब ये डीएसपी एसपी जब रैंक पे था ये बंदा, लेकिन इसको तो आईएएस बनना था, इससे भी ये संतुष्ट नहीं था। अब आगे बढ़ रहा है, लगातार यूपीएससी पे यूपीएससी क्लियर कर रहा है ये बंदा। 1530 में इसने चुनार के किले ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया और चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। अब चुनार किले की ओर बढ़ता है। 1530 में जब ये चुनार के किले की ओर बढ़ता है, तो वहां का शासक ताज खां था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसकी पत्नी लाड मलिका उससे विवाह कर लेता है। यानी कि इसने जीवन में विधवा से ही विवाह किया, ये मैं कह सकता हूं। 2 विवाह थे, दोनों विधवाओं से इसने किए। ठीक, और वहां का मालिक बन जाता है। ठीक, यानी कि एक स्पेशल कैटेगरी से, ये स्पेशल कैटेगरी से, एक रिजर्वेशन कैटेगरी से यूपीएससी क्लियर कर रहा था, है ना। जैसे कि पूजा खेड़कर ने झूठी डिग्री, झूठी सर्टिफिकेट बनवाई थी ना, और फिर उसके बाद उसने यूपीएससी क्लियर की हैंडीकैप्ड कोटे से, लेकिन बाद में उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। ये वैसे ही फर्जी सर्टिफिकेट के साथ ये शासक तो बन गया था। फर्जी सर्टिफिकेट क्या थी इसके पास? कि उनकी मलिकाओं से विवाह कर लेता था, वो सर्टिफाई हो जाता था, और सर्टिफाई होने के बाद ये वहां का मालिक बन जाता था। बड़ा गजब का तरीका था भाई, किसी के राज्य को जीतना है तो उसकी पत्नी से विवाह कर लो, उस पत्नी से जिसका पति मर चुका हो। तो कितना गजब का तरीका इसने अपनाया था कि वैसे तो यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा मेरे से, तो मैं क्या कर लूं, मैं क्लियर कैसे कर लूं, मैं एक रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म भर देता हूं। तो इसने रिजर्वेशन कैटेगरी क्या, एक विधवा बेगम से विवाह किया। पहले दूदू बेगम से, फिर लाड मलिका से विवाह किया। अब ये यूपीएससी कैटेगरी का एक अधिकारी बन चुका था। अब इसका आईपीएस के अच्छे पद पर सिलेक्शन हो चुका था। अब ये आईएएस की दौड़ में जा रहा था, और अंत में ये आईएएस बन जाता है चुनार के किले को जीतने के बाद। जब ये चुनार के किले को जीतने के बाद आईएएस बन जाता है, यानी कि वहां का शासक बन जाता है, तो शेरशाह सूरी ने संघर्ष और विजय जारी रखे। संघर्ष और विजय, जैसे ही ये शासक बनता है तो पहली चुनौती उस कैडर में इसके सामने आती है। ठीक, तो चुनार का प्रथम घेरा होता है और हुमायूं इस घेरे को कामयाब करता है। लेकिन जब वो 4 महीने तक थक जाता है और जीत नहीं पाता, तो इधर शेरशाह सूरी भी परेशान हो जाता है। तो वो बोलता है कि भैया काहे दुखी हो रहे हो, संधि कर लेते हैं। जैसे वो संधि करता है, तो संधि करने के बाद बंगाल की तरफ रुख करता है। फिर उसके बाद चुनार का दूसरा घेरा होता है, दूसरा मिशन होता है चुनार का। लेकिन उस समय ये अपने कैडर में नहीं था, अपने राज्य में नहीं था, तो इसका बेटा कुतुब खां होता था। इसका बेटा कुतुब खां जो था, वो 6 महीने तक हुमायूं को उस पर अधिकार नहीं करने देता, लेकिन अंत में हुमायूं कामयाब हो जाता अधिकार करने में। यानी कि अंत में 1537 में हुमायूं ने चुनार को जीत लिया था। शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की।
जब वो 1537 में अपने कैडर में नहीं था तो बंगाल में था, और बंगाल में अटैक कर रहा था गयासुद्दीन महमूद शाह के खिलाफ, किसी दूसरे राज्य को सुधार रहा था। तो गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से कहा मेरी मदद करो, तो हुमायूं ने मना कर दिया। हुमायूं ने देखा कि वो तो बंगाल में है, तो चुनार में कौन है, तो वो चुनार के किले की ओर रुख करता है और चुनार के किले को जीत लेता है। यानी कि इसकी गैर मौजूदगी का फायदा हुमायूं ने उठाया। लेकिन आखिर कितने दिन उठाता, ये भी तो महान था। अब कितने दिन उठाता, महान था ना ये। अब ये जीतने के लिए आता है, तो ये हुमायूं से चौसा में युद्ध करता है 1539 में। ये हुमायूं से चौसा में युद्ध करता है 1539 में। अब इस युद्ध में हुमायूं को ये हरा देता है। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हारने के बाद भाग जाता है, क्योंकि मर जाता अगर वो होता। तो हुमायूं जब भागता है तो रास्ते में गंगा नदी थी, और एक नदी है करमनासा, या मैं कह सकता हूं करमनासा। गंगा और करमनासा नदी में इसकी हुमायूं की आधी से ज्यादा सेना डूब करके मर जाती है। हुमायूं भी डूब जाता है, लेकिन हुमायूं की जान बचाने के लिए कौन आता है, तो हुमायूं की जान बचाता कौन है, तो उसका नाम था निजाम। निजाम एक भिश्ती था। निजाम, या मैं कह सकता हूं भिश्ती। निजाम एक भिश्ती था। उस निजाम भिश्ती के द्वारा इसकी जान बचाई जाती है, और हुमायूं इस जान बचाने से खुश होकर के उसने निजाम को एक दिन का बादशाह बना दिया था दिल्ली का। खुद तो भागता फिर रहा था, इसको बादशाह बना दिया। सोच के देखो, बनाया एक ही दिन का था। जैसे अनिल कपूर बनता ना एक दिन का सीएम नायक फिल्म में, वो एक दिन में बहुत कुछ कर देता है, तो ये एक दिन में अपने नाम के सिक्के चलवाता है। ये भी पूरा अनिल कपूर ही बन रहा था उस समय पे। ठीक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, और फिर एक युद्ध और होता है कन्नौज। कन्नौज का युद्ध 1540 में, चौसा का 1539 में। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं युद्ध के बाद मुगलों का पतन हो जाता है 15 साल के लिए, और कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है। जैसे ही हुमायूं हारता है तो अब प्रॉपर आईएएस बन गया कौन, शेरशाह सूरी। अब प्रॉपर आईएएस शेरशाह सूरी बन चुका है, तो अब इसको भैया अपने जिले को, राज्य को संभालेगा। अब अपने जिले या राज्य को संभालेगा, कैसे संभालेगा भाई हम देखते हैं। तो ये बंगाल विद्रोह का भी दमन करने के लिए जाता है। अब ये आईएएस बन चुका है तो दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ता है। बंगाल का विद्रोह 1541 में इसका दमन करता है। बंगाल के गवर्नर खिज्जर खां, एक खिज्जर खां सैयद वंश का था, लेकिन ये अलग था, 1541 में विद्रोह कर दिया। इसने अब बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया। इसने बंगाल को 19 गवर्नमेंट्स में बांट दिया। प्रत्येक सरकार में एक सिकदार ए सिकदारना, सिकदार ए सिकदारान की नियुक्ति की, जो सुल्तान के सीधे संपर्क में थे। यानी कि इसने एक ऐसा एजेंट बनाया कि भाई जो डायरेक्ट इससे कांटेक्ट करके वहां की रिपोर्ट दे सकता था। 1541 में किसका विद्रोह दबाया, खिज्जर खां का। उसका विद्रोह दबाने के बाद अब महोदय आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भैया ये मालवा एक जगह है मालवा, और मालवा का विद्रोह 1542 में दबाता है। मालवा का विद्रोह मल्लू खां कादिर शाह, इसका दूसरा नाम मल्लू खां का कादिर शाह था। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेरशाह का स्वागत किया और मालवा राज्य शेरशाह को सौंप दिया। इसको पता था आईपीएस आईएएस साहब आ रहे हैं, तो राजा साहब को शहर सौंप देते हैं, वरना मार पिटाई होगी, क्या फायदा। तो उसने सीधा सौंप दिया, लीजिए राजा साहब आप संभालिए, अब मैं क्या करूंगा इसको संभाल के ना। फिर उसके बाद आगे चलता है। मालवा विजय के बाद रायसीन जीतता है। रायसीन जीत लेगा 1543 में। लगातार राजा साहब अपना काम कर रहे हैं, लगातार अपना युद्ध जीतेंगे ये बंदे, हार नहीं रहा है ये। सोचिए 1539, 40, 41, 42, 43 जीतता रहा है बंदा। मतलब प्रॉपर तैयारी के साथ लड़ रहा था, प्रॉपर तैयारी कर रहा था भाई साहब। एसएससी जीडी से लेके सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी हर एग्जाम को इसने क्लियर किया, अपने समय के हर एग्जाम। इनके समय के वही एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी होते थे। ठीक, यहां का राजा पूरनमल चौहान था। शेरशाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से विजित किया, इसके जीवन में कलंक था। इसने धोखे से जीता, जो एक इसके जीवन का बहुत बड़ा कलंक था, क्योंकि एक राजा को शोभा नहीं देता धोखा करना, तो इसने धोखा कर लिया था। बहुत बड़ा कलंक लगा इसके जीवन में।
और कलंक लगा तो ये उस कलंक से थोड़ा सा कलंकित भी हुआ, लेकिन बाकी काम इसने बहुत अच्छे किए, बहुत पर्टिकुलर तरीके से ये काम कर रहा था। ठीक, फिर उसके बाद मारवाड़ जीत लिया, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र इसने जीत लिया। अब मारवाड़ क्षेत्र जीता तो यहां का शासक मालदेव था। मालदेव यह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को पराय खो चुका था। इसने मारवाड़ को जीतने के बाद वहां ये उन राजपूतों के शौर्य से प्रभावित हुआ और इसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को पराय खो चुका था, कि मैं छोटी छोटी रियासतों के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को खो चुका था। मेरे को क्या पता था, असली ताकत तो यहां है। और ये वहां विजय प्राप्त करता है मालदेव के खिलाफ। जैसे ही मालदेव के खिलाफ विजय प्राप्त करता है तो यानी कि लगभग लगभग उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लेता है, लगभग लगभग उत्तर भारत के ऊपर अपना कब्जा करता है। कम समय में, इतने कम समय में इतना बड़ा इसने कदम कर लिया था। और इतना बड़ा कदम उठाने के बाद ये बंदा इतना बड़ा सक्सेस प्राप्त कर लेता है, सोचिए कितनी बड़ी चीज है। और फिर अंत में वो समय आता है जब ये कालिंजर को जीतने जाता है 1540 में, 44 में, 1544 में। और कालिंजर का राजा कौन था? तो कालिंजर का राजा था कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह, कीर्ति सिंह वहां का राजा था। और जब कालिंजर के अभियान को जीतता है तो ये कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक करता है। जब किले को विजित नहीं कर सका तब शेरशाह ने 1545 में किले की दीवार पर को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। इसने अपनी सेना से कहा कि उड़ा दो, नहीं जीत पा रहे तो किले को, अब किले को उड़ा दोगे तो हम दूसरा किला बना लेंगे, राजा बन जाएंगे। लेकिन इसको नहीं पता था कि ये जब गोला फेंका जा रहा है ये इसी के पास आकर के गिर जाएगा। और इसी समय 1545 में एक गोला आकर के इसके पास गिरा और फट गया और इसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें घायल होने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसका राज कम समय का रहा, लेकिन इसने इतने सारे युद्ध और इतने सारे विजय अभियान, विक्ट्री मिशन चलाए और जीत लिए। जब इतने विक्ट्री मिशन जीतने के बाद इसने कुछ कार्य भी करवाए थे। इसने कुछ कार्य करवाए तो इसने भू राजस्व व्यवस्था यानी कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम लागू किया। अब लैंड रिवेन्यू सिस्टम में इसने क्या किया? इसने सबसे पहले तो भूमि को नाप करवाया और भूमि का नाप गजे सिकंदरी से करवाया। गजे सिकंदरी एक पैमाना होता था जो सिकंदर लोधी ने बनवाया था जमीन नापने के लिए। उस माध्यम से भूमि का जब नाप करवाता है तो भूमि को 3 चरणों में बांटता है, उत्तम, मध्यम और निम्न। एक वो जो सबसे ज्यादा उपजाऊ थी, फिर कम उपजाऊ और फिर सबसे कम उपजाऊ। उस हिसाब से बोलता है कि भाई जिसकी जितनी फसल होगी उसका 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया। यानी कि जिसकी जितनी फसल होगी उसका 1/3 हमें दिया जाए। यह भू राजस्व इसने लागू किया था। इस प्रणाली को जाबती प्रणाली के नाम से जाना जाता था। क्या बोला जाता था? जाबती प्रणाली। ये टैक्स भी ले रहा था, जाबती प्रणाली के नाम से जाना जाता था। फिर शेरशाह सूरी ने जो कर लागू किया, उन करों में से एक चीज और है, खिराज। ये एक भूमि कर था, औसत उपज का 1/3%, जो मैंने बताया, जिसे जब्त प्रणाली कहा जाता था। ठीक। जरीबाना, जरीबाना भूमि की नाप के लिए उपज का 22%। मान लो भैया आज के दिन ये हो तो हम भूमि नपाई करवाएं और उसकी उपज का 22% टैक्स हमसे राजा ले ले। महासिलाना, राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का 5%। जो इसके राजस्व अधिकारी थे, कोषाध्यक्ष वगैरह जितने भी थे, उनको जितनी भी उपज होती थी उसका 5% दिया जाना। ये चीजें लागू की शेरशाह सूरी ने। उसके बाद इसने सड़कें भी बनवाई, हाईवे। जिन हाईवे का इस्तेमाल आप करते हो ना, देखते हो कि भाई हमारी जो सड़कें हैं, हाईवे हैं, उनका निर्माण देखते हैं भाई, NH1 से जा रहे हैं, NH2 से, 8 से, 7 से, 11 से, 12 से, हर जगह आप हाईवे पे घूम रहे हो। तो इसी ने हाईवे का निर्माण करवाया था। सबसे पहले इसने सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, यह सड़क बंगाल से सोनार गांव से लेके पंजाब में अटक तक जाती थी। बंगाल के सोनार से लेके अटक तक जाती थी। मान लो यहां बंगाल का सोनार है और यहां अटक है पंजाब का। बाईपास बनवा दिया इसने, इसने बाईपास बनवा दिया। आगरा से बुरहानपुर तक
जाती थी। ये सड़क मान लो ये आगरा है और ये बुरहानपुर, यहां तक जाती थी। ठीक, उसके बाद इसने आगरा से चित्तौड़ तक, आगरा से चित्तौड़ तक एक सड़क का निर्माण करवाया, और फिर लाहौर से मुल्तान तक एक सड़क का निर्माण करवाया। यानी कि मैं कह सकता हूं जीटी रोड, इसने ग्रैंड ट्रैंक रोड भी बनवाया, ग्रैंड ट्रैंक रोड भी इसने बनवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। कोई छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था। कोई छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था। अब शेरशाह सूरी ने सिक्के भी चलवाए, सिक्के चलवाए। जिस रुपये का प्रचलन हम देखते हैं, जिस रुपये का प्रचलन हम देखते हैं, तो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया सिक्का। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ साथ देवनागरी लेख भी लिखवाए। इसने अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ साथ देवनागरी लेख भी लिखवाए थे, देवनागरी में भी लिखवाया था। इसने रुपया चलाया, चांदी का सिक्का होता था जिसको रुपया बोलता था। ठीक, इसी ने सबसे पहले रुपये का प्रचलन किया था, और आज रुपया भारत की मुद्रा है। इतनी लंबी सोच थी शासक की। अशरफ, यह सोने का सिक्का था। ठीक, दाम तांबे का था। तीनों सिक्के ये हैं भाई, ये अशरफ, ये रुपया और ये दाम, ये तीनों सिक्के हैं जो सोने चांदी और तांबे के होते थे। ये किसने चलाए? शेरशाह सूरी ने। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इसी के शासन काल में 1545 में एक ग्रंथ लिखा गया था, पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ लिखा गया। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था 1545 में। ठीक, जिसमें रानी पद्मावती का जिक्र किया गया था। वो ग्रंथ इसके टाइम पे था। ठीक, इसके मरने के बाद 1545 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बेटे शासक बनते हैं। कहीं इसका बेटा इस्लाम शाह बनता है, तो फिर उसके बाद सिकंदर शाह सूरी बनता है। अंतिम सिकंदर शाह सूरी बनता है। अंतिम कौन बनता है? सिकंदर शाह सूरी। ठीक, अंतिम बनता है सिकंदर शाह सूरी, जो 1555 में सरहिंद के युद्ध में मारा जाता है। 1555 में किस युद्ध में मारा जाता है? सरहिंद। सरहिंद पंजाब में पड़ता है, साहिबजादा अजीत नगर के पास, और सरहिंद के युद्ध में ये मारा जाता है। और 1555 में ये किसके द्वारा मारा जाता है? तो अकबर के संरक्षक बैरम खां के द्वारा, और इसकी हत्या कर फिर दोबारा मुगल सल्तनत सत्ता में आती है। सोचिए कितना बड़ा काम इसने किया। 15 साल तक मुगलों को सत्ता में नहीं आने दिया। वो तो बैरम खां उसकी हत्या ना करे तो मुगल कभी दोबारा अस्तित्व में नहीं आते। लेकिन इस बंदे में इतना दम था कि इसने मुगलों को हराया और अपना नाम किया। कम समय तक जिया, लेकिन अमर अपना नाम कर गया अंत समय तक। सोचिए, अल्पकाल में ही बहुत बड़ा नाम कर गया। इसीलिए विक्रम बत्रा जी ने भी एक बात कही थी कि जिंदगी छोटी हो लेकिन बहुत बड़ी होनी चाहिए। वो भी कम समय की सर्विस में बहुत बड़ा अपना नाम अमर कर गए, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। वैसे ही शेरशाह सूरी ने रुपया दिया, रुपये के साथ साथ सड़कें बनवाई, सड़कों के साथ साथ इसने कोस मीनारें भी बनवाई रास्ते में आराम करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें इसने करवाई। तो ये शेरशाह सूरी कम समय में बहुत बड़ा नाम कर गया। और इसी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ इसने जमींदार से अपने आप को राजा बना दिया। एसएससी जीडी से, ग्रुप डी से लेके इसने एसएससी जीडी क्लियर किया, ग्रुप डी क्लियर किया, एसएससी जीडी क्लियर किया, एसएससी जीडी से सीजीएल क्लियर किया, सीपीओ क्लियर किया, और अंत में यूपीएससी क्लियर करके शासक बन गया। कितनी बड़ी बात है। तो इसने मेहनत की, इसने समझदारी से काम लिया। इसीलिए कहता हूं पढ़ो, क्योंकि सीखना है। सीखना क्यों है? क्योंकि समझना है। समझना क्यों है? क्योंकि उन्नति करनी है। और ये तीनों चीज किससे आएंगी? समझदारी से आएंगी। समझदार बनिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, हमने सिकंदर शाह सूरी तक का शासनकाल पढ़ा, शेरशाह सूरी की कहानी हम पढ़ रहे थे, और शेरशाह सूरी के वंश का यहीं पे अंत हो जाता है। इसके बाद फिर मुगलों का आरंभ होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मुगल शासक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना।
और मैं सभी मित्रगणों से, मेरे प्यारे साथियों से, मेरे लाल लालियों से अनुरोध करता हूं कि वो क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि उनको भी अच्छी चीजें सीखने को मिले, उनको भी कुछ ज्ञान मिल सके। और ये क्लास हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चा हो, हर व्यक्ति देख सके। बाकी जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।